नमस्कार, मैं हूँ शिवम यादव। आप सभी का मेरे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। क्या 24 के चुनाव में चोरी का पैसा खर्च करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? यानी काले पैसे को सफेद करो और इलेक्शन में इस्तेमाल करो, इलेक्शन को हाईजैक करो। और क्या इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, बड़ी दिलचस्प कहानी। और ये कहानी है इंग्लैंड से जुड़ी हुई। लंदन में एक जगह है, सिटी ऑफ लंदन। दुनिया इसको इसी नाम से जानती है और एक बड़ी यूनिक जगह है। इंग्लैंड में ये जगह है और दुनिया के बहुत से इलाके, बहुत से स्थान इसके अधीन हैं, लेकिन है नहीं। इस पर इंग्लैंड की पार्लियामेंट की, सरकार की, शहर की सत्ता चलती है, लेकिन नहीं चलती। ये थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण, अजीब सी बात लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई। सिटी ऑफ लंदन बड़े ग्रेटर लंदन के बीच में, लंदन के बीच में यानी एक छोटी सी स्वायत्त शासी जगह है। वैसे ही जैसे दिल्ली में रायसीना हिल्स है, जिस पर दिल्ली की सरकार की सत्ता नहीं चलती, दिल्ली की वहां पर हुकूमत नहीं है, वो दिल्ली विधानसभा की जद में नहीं आती। पूरे लंदन शहर के मेयर के दायरे से बाहर इस छोटे से हिस्से का एक अपना मेयर है, अपना निगम है, अपना कोर्ट है, अपनी पुलिस है। यहाँ ब्रिटेन देश के बहुत से कानून नहीं चलते हैं, लागू नहीं होते। अब आप सोच रहे होंगे ये जगह इतनी अद्भुत क्यों है और इसमें होता क्या है? तो मैं आपको इसका जवाब भी देता हूं। आखिर ऐसी व्यवस्था लागू करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए यहां पर होने वाली गतिविधियों पर आपको थोड़ी सी निगाह डालनी होगी। सिटी ऑफ लंदन रिहायशी इलाका नहीं है, बल्कि एक कारोबारी, व्यापारिक इलाका है। यहाँ कारोबारी रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के एजेंट रहते हैं, लोग रहते हैं, ऑफिस हैं, बैंक हैं, वित्तीय संस्थान हैं, फर्म्स हैं। दुनिया का हर बैंक, इन्वेस्टर, विदेशी मुद्रा डीलर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यही अपना इनका बैंक है और यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का हेड ऑफिस भी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, उसका हेड ऑफिस इसी जगह। इन बैंकों के तार दुनिया के तमाम टैक्स हेवन से जुड़े हुए हैं। ब्रिटेन की 14 ओवरसीज टेरिटरी हैं और इसमें से 7 टेरिटरी ऐसी हैं जो टैक्स हेवन कही जाती है। ब्रिटेन में बैठे व्हाइट कॉलर बैंकर्स उन टेरिटरीज को रेगुलेट करते हैं और खुद को लंदन में महफूज रखते हैं। इसीलिए सिटी ऑफ लंदन बहुत प्रोटेक्टेड जगह मानी जाती है ब्लैक के वाइट करने वाले लोगों की, क्योंकि यहाँ इनके द्वारा चयनित लोकल अंग्रेज ही सिटी ऑफ लंदन काउंसिल भी चलाते हैं, तो इनको कोई खतरा नहीं होता। और यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया का जो काला पैसा होता है, जिसके बारे में रामदेव ने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2013 में, वो उसको मंगा के ब्रिटेन की इकोनॉमी में डाल दिया जाता है। ब्रिटेन उससे रेगुलेट। हजारों लाखों करोड़ रुपए जो नेताओं का, ठगों का, नारकोटिक्स वालों का, आतंकियों का, राजे महाराजों का और गंदी डील्स करने वाले उद्योगपतियों का होता है, जो उद्योगपति बनाते हैं, उसको यहाँ पर डाला जाता है। और इसका इस्तेमाल इंसानी जिंदगी पर खर्च नहीं होता, बाकी वो पैसा यहाँ पर जमा कर देते हैं। सिटी ऑफ लंदन के बैंकर्स के पास बहुत सारी ताकतें इस मायने में हैं कि इन लोगों को कोई आसानी से छू नहीं पाता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेजी राज का सूरज डूबा, जब अंग्रेजी हुकूमत खत्म हुई, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने खाली मियाँ बड़े द्वीपों को अर्ध स्वायत्तता दे दी। यानी वहाँ के लोगों को कहा कि आधी ताकत आपकी, आधी ताकत हमारी। वहाँ के लोकल लोग अपनी सरकार बनाते हैं और मजे से पड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ पर काम होता है ब्रिटेन में होगा। वर्जिन आइलैंड, कैमन आइलैंड, सेंट किट्स, बरमूडा जैसे जो लोग हैं, उनके बैंकों और रजिस्ट्रारों की वहाँ पर फरमान है। कंपनी बनाइए किसी के भी नाम से, अपने कुत्ते के नाम से, रिश्तेदारों के नाम से, बिल्ली के नाम से, ड्राइवर के नाम से, आपको कोई पूछेगा नहीं। खाता खोलिए, पैसा जमा करिए, कोई आपको हिसाब किताब नहीं देगा, कोई आपसे सोर्स नहीं पूछेगा। यहाँ दुनिया में आप कहीं पर भी बोलेंगे, आपको पैसा निकालने की अनुमति दे दी जाएगी। जिस करेंसी में बोलेंगे आप पैसा निकाल सकते हैं, जब जहाँ जैसे बोलेंगे आप पैसा निकाल सकते हैं। आप कोई भी हो, ठग हो, डकैत हो, स्मगलर हो, आर्म्स डीलर हो, किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई भी आपसे आपकी आइडेंटिटी नहीं पूछेगा। जैसे हिंदुस्तान में आधार कार्ड लाइए, ये लाइए, वो लाइए, ऐसा नहीं। किसी को भी सवाल जवाब नहीं करना, आपको चिट्ठी नहीं लिखनी। किसी फ्रॉड की दौलत का पता करना हो तो आप कैमन आइलैंड की सरकार से बात करिए, वो आपको अपने हिसाब से बताएंगे, और वो स्वतंत्र देश है। तो जो लंदन के बैंकर्स हैं, उनको इससे कोई पंचायत नहीं है। और ब्रिटिश सरकार का जो पूरा न्याय तंत्र है, वो भी वहाँ पर उस तरह से काम नहीं करता। और कैमन में जमा काला पैसा वो पहुंच जाता है सीधे सीधे सिटी ऑफ लंदन के बैंक के पास। वही पैसा ब्रिटिश एफडीआई बनकर आपके ही देश में दोबारा से निवेश कर दिया जाता है।
तो वो ब्लैक से वाइट की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। थर्ड वर्ल्ड के विकास में वो पैसा लगा दिया जाता है। ये कहा जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड का विकास इस पैसे से होता है। अब ऐसा खाता खोलकर जजमान अगर फंस भी जाए तो वो बिंदास लंदन में जाए, सिटी ऑफ लंदन की अपनी कोर्ट भी है और ये कोर्ट आपको बचा लेगी। इस कोर्ट में भी आपको तारीख पे तारीख ही मिलेगी और दूसरे देश वाला यानी आपका देश यानी इंडिया से जो विजय माल्या और नीरव मोदी चले गए, वो उनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध आप करिए, लेकिन उसके बाद आपको कई डेट मिलेगी। तो अभी तक ये आए तो है नहीं, पूरी मोदी सरकार गुजर दी, 10 साल होने वाले हैं, लेकिन वो वापस नहीं ला पाए, डेट पे डेट आ रही है। तो इसलिए दुनिया के जो सारे इस तरह के लोग होते हैं, ब्लैक से वाइट करने वाले, चोर उचक्के कह सकते हैं, वो लंदन में अपना घर जरूर लेते हैं, लंदन में उनका एक ठिकाना जरूर होता है और इसकी एक वजह यही होती है कि वहाँ उनको एक महफूज माहौल मिलता है। स्विस बैंक तो ऐसे ही बदनाम कर दिया गया है, सिर्फ 25% पैसा वो खपत करता है। इसके अलावा 10-15% जो है पनामा आइलैंड जैसे लोग खर्च करते हैं या ख़त्म करते हैं, खपत करते हैं, लेकिन 60% से ज़्यादा जो इस तरह के पैसे होते हैं वो लंदन में खर्च होते हैं, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज के पास हैं और घूम फिर के वो लंदन में ही पहुंच जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा। ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि इस कहानी के तार क्या भारतीय चुनाव से भी जुड़े हुए हैं, क्या वो पैसा भारत के चुनाव में भी इन्वेस्ट होता है? क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि 5% लोगों के पास दुनिया के 95% दौलत पर कब्जा है, सबके तार लंदन से जुड़ते हैं और यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी है। दुनिया के काले पैसे पर एब्सोल्यूट कब्जा ब्रिटेन के सेकंड एम्पायर का है, इसलिए जब नीरव माल्या या किसी भी फ्रॉड की शामत आती है तो वो इन इलाकों में भाग जाता है खुद को सुरक्षित करने के लिए, वो लंदन की तरफ भाग जाता है और फिर यही पैसा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जरिए से भारत के चुनाव में, भारत की इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से डाला जाता है। और क्या आम चुनाव में, अगले आम चुनाव में एक बड़े पैसे की खेप इस तरह से इसमें डाली जाएगी, ये एक प्रश्न। और क्या डी.वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसको रोक पाएंगे? उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भी बहुत पैसा इसमें खपत हो रहा है, ऐसा कुछ लोगों का आरोप है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से लंबित है, 8 साल से, और सभी की निगाहें इसलिए इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि इस मामले का नतीजा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी असर डाल सकता है। इस मामले पर सुनवाई शुरू होने से एक दिन पहले 30 अक्टूबर को भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने इस योजना का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि ये योजना राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदों में साफ धन के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, यानी उसने इसका समर्थन किया। साथ ही अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष अदालत के सामने एक बड़ा दिलचस्प तथ्य दिया कि नागरिकों को उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना कुछ भी और सब कुछ जानने का सामान्य अधिकार नहीं होना चाहिए। ये सामान्य अधिकार आम नागरिकों को नहीं हो सकता, यानी आपको हमको ये जानने का अधिकार नहीं। इस बात का संदर्भ उस तर्क से जुड़ा हुआ है जिसके तहत ये मांग की जा रही है कि राजनीतिक पार्टियों को ये जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि उन्हें कितना पैसा चंदे के रूप में किसने दिया है, किससे मिला है। इस बात के लिए सरकार तैयार नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है और ये एक वचन पत्र तरीके होता है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गुमनाम तरीके से दान दे सकता है, यानी उसका नाम उसमें सामने नहीं आएगा। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी, अरुण जेटली उसमें जीवित थे, और इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया कि सभी चंदे इसी तरह से आएंगे। और इस योजना के तहत एसबीआई राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी करता है, यानी बॉन्ड जारी कर सकता है इस कानून के तहत और जारी करता भी है। उन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है, यानी जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं उन्हें कोई भी खरीद सकता है, बस उसके पास एक बैंक में खाता होना चाहिए जिसकी केवाईसी जानकारियां उसने बैंक को दी हुई हो। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं लिखा जाता। ये एक बड़ा प्रश्न है कि कौन पैसा दे रहा है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की जो शाखाएं हैं, कुछ शाखाएं हैं, उससे 1000 से लेकर 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, यानी कोई भी उसका ये नहीं है कि इतने अधिकतम हो सकते हैं, इतने न्यूनतम हो सकते हैं, 1000 रुपए न्यूनतम। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि सिर्फ 15 दिनों की होती है
और इसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। यह भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है इस पूरे कानून का। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को या उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया। उससे कम अगर आपको वोट मिला है तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दिया जाता। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये अक्टूबर का महीना जो बीता, इसमें चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे। उन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। वो केंद्र सरकार के अपने विवेक या अपने फैसले पर निर्भर करता है। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए ये कहा था, वो मैं कोट कर दूं, कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसकी व्यवस्था को साफ कर देगा। लेकिन इस बॉन्ड ने इस फंडिंग को साफ करने के बजाय उलझा दिया। पिछले कुछ सालों में ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, बार बार उठ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखी गई है, इसलिए इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है। काला धन सादा आता है, जो मैंने शुरू में आपको एक किस्सा सुनाया था। एक आलोचना ये भी है इलेक्टोरल बॉन्ड की कि ये योजना बड़े कॉरपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसा दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई, जो कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि अडानी को एक तरफ से पैसा दिया गया ब्लैक के रूप में और फिर वो व्हाइट के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टी को दे दिया गया। इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई। पहली 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी 2017 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और दूसरी याचिका जो डाली गई वो 2018 में डाली गई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से। ये 2 याचिकाएं डाली गई और इसमें यह कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में एक और बात कही गई कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान और राजनीतिक दलों के गुमनाम फंडिंग के फ्लडगेट्स या भारतीय द्वार खुल गए, जिससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना दिया मोदी सरकार। उनको यह फायदा हुआ इसका। याचिकाओं में यह भी कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उस योजना की गुमनामी एक नागरिक के जानने के अधिकार का उल्लंघन कर, यानी ये तो सरकार ही कह रही है कि जानने का अधिकार नहीं है, उस अधिकार का जिसे सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों ने संविधान के अनुच्छेद 19(a)(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू माना है। तो उसका ये उल्लंघन है, इन याचिकाओं में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाई गई एक चिंता यह भी है कि FCRA में संशोधन किया गया है ताकि भारत में सहायक कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियों को भारतीय राजनीतिक दलों को फंड देने की अनुमति दी जा सके, अनुमति मिल सके। इसमें भी जो मैंने आपको सिटी ऑफ लंदन का एक किस्सा सुनाया वो कनेक्ट होता है। इस वजह से अपने एजेंडा रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय लॉबिस्टों को भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में दखल देने का मौका मिलता है इस पूरी योजना के जरिए। इससे उन लोगों को फायदा होता है। याचिकाकर्ताओं ने कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए उन संशोधनों पर भी आपत्तियां उठाई हैं जो कंपनियों को अपने वार्षिक लाभ और हानि खातों में राजनीतिक योगदान का विवरण देने से छूट देते हैं। याचिकाकर्ताओं ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और उन्होंने कहा कि इससे राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बढ़ रही है और राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारे जो चिंताएं थी वो व्यक्त की याचिका में। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को बजट में डाल दिया गया था और चूंकि बजट एक मनी बिल होता है तो राज्यसभा उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकती, इसलिए उसमें ये भी एक तरीके से प्लानिंग के तहत सरकार ने किया, ऐसा आरोप भी उसके ऊपर लग रहा है। ये बात बार बार उठाई गई है क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था, तो इस विषय को मनी बिल में डाल दिया गया ताकि उसे आसानी से पारित करवाया जा सके। आप देख रहे हैं कितनी शातराना ढंग से पैसे की आवक को आसान बनाया गया। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को मनी बिल के तहत पारित किया जा सकता था? यह भी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में। इस कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फिलहाल विचार नहीं करेगी। ये जो बात निकलकर सामने आई, क्योंकि अब किसी विधेयक को धन विधेयक नामित किया जा सकता है, इस बात पर 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ पहले ही विचार कर रही। तो इस पर इस सुनवाई जो चल रही है इसमें विचार नहीं किया जाएगा।
चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ईडीआर, जिसकी याचिका भी है, उसकी एक रिपोर्ट ये कहती है कि 16-17 और 21-22 के बीच 5 सालों में कुल 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए कुल 9,188 करोड़ रुपए मिले हैं। ये एक आंकड़ा है, 9,188 करोड़। और इस 9,188 करोड़ रुपए में से अकेले मोदी जी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को 5,272 करोड़ रुपए मिले, यानी कुल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चंदे का 58% 58% सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की पार्टी को मिला। इसी अवधि में कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड का 952 करोड़ रुपया मिला, जबकि टीएमसी को 767 करोड़ रुपए मिले। इस पर मैंने एक कार्यक्रम किया था। ईडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2021-22 के बीच राष्ट्रीय पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे में 743% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी तरफ इसी अवधि में राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाला कॉर्पोरेट चंदा सिर्फ 48% ही पड़ा है। एडीआर ने एक और दिलचस्प विश्लेषण किया और उस विश्लेषण में यह पाया गया कि इन 5 सालों में से साल 19-20 जो लोकसभा चुनाव का साल था, उसमें सबसे ज्यादा 3,439 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया। और इसी तरह 21-22 में 11 विधानसभा चुनाव जब हुए थे, उस साल भी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 2,664 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, यानी चुनावी साल में यह पैसा ज्यादा मिलता है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने यह कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को खत्म कर देंगे और इनका इस्तेमाल भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी कॉरपोरेट शक्तियों को आमंत्रण देने जैसा होगा। यानी चुनाव आयोग ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं भाई, सब चंगा सी है। अच्छा, चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि कई प्रमुख कानूनों में दिए गए संशोधनों की वजह से ऐसी शेल कंपनियों के खुल जाने की संभावना बढ़ जाएगी जिन्हें सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के इकलौते मकसद से बनाया जाएगा। इसमें फिर वही किस्सा आता है कि उन ब्रिटिश टेरिटरीज में ये कंपनियां ओपन होंगी और यहां पैसा देंगी। ईडीआर की याचिका के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बार बार चेतावनी दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल काले धन के प्रसार, मनी लॉन्ड्रिंग और सीमा पार जालसाजी को बढ़ाने के लिए हो सकता है। आरबीआई और चुनाव आयोग दोनों को इसकी चिंता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड को एक अपारदर्शी वित्तीय उपकरण कहते हुए आरबीआई ने कहा था क्योंकि ये बॉन्ड मुद्रा की तरह कई बार हाथ बदलते हैं, इसलिए उनकी गुमनामी का फायदा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। अब इसके बारे में अब आगे क्या कहा जाए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि सरकार कितनी अच्छी। सरकार का लेकिन ये कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता को बढ़ाता है। यानी आरबीआई गलत, चुनाव आयोग गलत, सब गलत, सरकार से, मोदी सरकार से। सरकार ये कहती है कि ये योजना पारदर्शी है और इसके जरिए काले धन की अदला बदली नहीं है, लेकिन वो ये तर्क नहीं देते, ये आंकड़ा नहीं देते कि कैसे नहीं होती, इसमें ऐसा क्या है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कई मौकों पर यह बताया है कि धन प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल पारदर्शी है और इसके जरिए किसी भी काले या बेहिसाब धन को हासिल करना संभव नहीं है। तो यानी आरबीआई ने जो आंकड़े दिए वो गलत हैं, चुनाव आयोग की चिंताएं गलत है। ये कहते हुए सरकार ने कहा कि ये योजना स्वच्छ धन के योगदान और टैक्स दायित्वों के पालन को बढ़ावा देती है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने यह कहा है कि इस मसले को सार्वजनिक और संसदीय बहस के दायरे में छोड़ दिया जाना चाहिए। यानी संसदीय बहस के दायरे में छोड़ा जाएगा तो वहां ज्यादातर सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं जिनको फायदा हो रहा है। आप इस पूरे गलत को समझिए कि सबसे ज्यादा चंदा मिलता है बीजेपी को और बीजेपी की सरकार है। सरकार को ये पूरा प्लान अच्छा लगता है, इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छे लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की कई पार्टियों को अच्छे नहीं लगते। चुनाव आयोग जिसको चुनाव कराना है उसको अच्छे नहीं लगते, आरबीआई को अच्छे नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट को अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे ये बहुत जल्द पता चलेगा और निश्चित तौर पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के हाथ में ये बड़ा फैसला है। अगर उस पर उन्होंने कोई महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जो सरकार के पक्ष का नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि 2024 के चुनाव में क्या होगा। और शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना लंबा कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए द ब्लंट मीडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।